देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल को ही हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ या वे मटेरियल जो माता पिता में आनुवंशिक लक्षणों को वे पदार्थ जो माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थों को या ऐसे मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके द्वारा माता पिता के जो भी आनुवंशिक लक्षण है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक चलता रहता है, उसी पदार्थ को हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं हम कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले द्रव्य को हम जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या उपस्थित होता है, तो डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स। देखिए, डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम्स के रूप में ही न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक में उपस्थित होता है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। तो केंद्रक में पाए जाने वाले एसिड या द्रव्य को न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक द्रव्य कहते हैं। देखिए, बात करते हैं हम कि जेनेटिक मटेरियल, जैसा कि हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर पाया जाता है, तो केंद्रक में। तो विस्तार से इस चीज़ को समझ लेते हैं हम। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य या पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स होते हैं आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, अर्थात माता पिता से संतानों से पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। देखिए, केंद्रक की खोज सन 1665 में रॉबर्ट ने हुक ने किया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने सन 1869 में किया। डीएनए मॉडल जो है वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने सन 1869 में ही किया था। क्रोमोसोम्स की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने सन 1888 में किया। देखिए, यहाँ हम शॉर्ट में समझते हैं कि डीएनए, आरएनए तथा क्रोमोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, डीएनए का मुख्य कार्य माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना होता है, अर्थात जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं वह सभी के सभी डीएनए में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण डीएनए से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण जाते हैं। बात करें आरएनए का, तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अब आता है थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र। देखिए, गुणसूत्र का मुख्य कार्य लिंग का निर्धारण करना होता है कि जो आने वाली पीढ़ी अर्थात होने वाला संतान है वह मेल होगा या फीमेल। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। अब बात करते हैं डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक में तो पाया जाता है, उसके अलावा वह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जबकि आरएनए जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा कि हमने कहा कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक की खोज की तथा वार्लेयर ने सन 1888 में क्रोमोसोम्स नाम दिया। देखिए, अब हम डीएनए को विस्तार रूप से पढ़ते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं हम डीएनए क्या है। तो डीएनए का मुख्य कार्य माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों को उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने सन 1869 में किया था, जबकि जो डीएनए मॉडल था वह वाटसन तथा क्रिक ने सन 1953 में दिया। देखिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या डीएनए की संरचना।
देखिए, डीएनए की संरचना को वाटसन तथा क्रिक ने दिया था सन 1953 में। इसलिए डीएनए मॉडल को या डीएनए की संरचना को हम वाटसन तथा क्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि डीएनए मॉडल कैसा होता है। देखिए, डीएनए मॉडल जो होता है वो डबल हेलिकल संरचना होता है, अर्थात द्विगुणित संरचना होता है। डीएनए की चौड़ाई जो होती है वह 20 एंगस्ट्रॉम होती है तथा इसके एक द्विगुणन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के प्रत्येक कुंडल ए तथा सी के बीच की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। डीएनए का जो फास्फेट कह सकते हैं या नाइट्रोजन बेस जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है, तो देखिए, डीएनए का जो नाइट्रोजन बेस या कह सकते हैं फास्फेट का जो बेस है वह 3:5 की दिशा की तरह कार्य करता है तथा दूसरा जो हेलिक्स होता है वह 5:3, अर्थात दोनों एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अगर 3 है तो उसके सामने वाला जो द्विकुंडलन होगा, हेलिक्स होगा, वह 5:3 के रेशियो में चलेगा। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि डीएनए अणु के 2 सूत्रों की शर्करा फास्फेट दंडों की ध्रुवता की जो दिशा होती है वह अपोजिट होती है, अर्थात विपरीत होती है। अर्थात डीएनए का यदि एक हेलिक्स जो होता है, एक कुंडलन जो होता है वह 3:5 की दिशा की तरह कार्य करता है, तो दूसरा उसका जो हेलिक्स होगा वह 5:3 की दिशा की तरह कार्य करेगा। अब बात करते हैं कि डीएनए की कोडिंग किस प्रकार से होती है। तो देखिए, डीएनए की जो कोडिंग होता है वह 4 नाइट्रोजन बेस द्वारा होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन तथा ग्वानिन। आगे इसे हम विस्तारित रूप से समझाते हैं। पहले यहाँ पे बॉन्डिंग देख लीजिए। एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है, जबकि साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से मिला होता है या ग्वानिन से जुड़ा होता है। देखिए, अब यहाँ हम डीएनए का स्ट्रक्चर अर्थात संरचना देख लेते हैं। तो डीएनए की संरचना को किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। इसलिए डीएनए मॉडल को हम वाटसन तथा क्रिक मॉडल कहते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं शुगर फास्फेट बैकबोन है, डबल हेलिक्स है। और जैसा कि हमने कहा कि ए किससे जुड़ेगा, अर्थात एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से, किसके द्वारा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा? तो 2। उसी प्रकार साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, लेकिन कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। जैसा कि हमने कहा कि डीएनए की जो चौड़ाई होती है वह 20 एंगस्ट्रॉम होती है तथा एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है तथा एडेनिन तथा साइटोसिन के मध्य की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए, अब हम डायग्राम द्वारा समझते हैं कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है या डीएनए किन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य या एसिड को केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए अर्थात न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। डीएनए की श्रृंखला को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है 2 पार्टिकल से मिलकर बनाता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड 2 पार्टिकल से मिलकर बनाता है शुगर तथा नाइट्रोजन बेस। देखिए, डीएनए में जो शुगर होता है वह डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। तो नाइट्रोजन बेस 2 भागों से मिलकर बनता है। पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरेडिमिन। प्यूरिन में एडेनिन तथा ग्वानिन पाया जाता है, जबकि पिरामिडिन में थाइमिन तथा साइटोसिन पाया जाता है। जबकि आरएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन ना जुड़ के यूरेसिल जुड़ता है, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि एडेनिन जो होता है वह डबल बॉन्ड द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन जो होता है वह ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। देखिए, बात करते हैं हम डीएनए जो होता है शरीर में किस रूप में उपस्थित होता है। देखिए, डीएनए जो मानव शरीर होता है उसमें गुणसूत्र के रूप में अर्थात केंद्रक में गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। अब बात करते हैं हम कि क्रोमोसोम्स की मानव में कितनी संख्या होती है।
तो देखिए, संख्या में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह 46 होती है। लेकिन बात करें हम जोड़ी की, तो मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में डीएनए की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में डीएनए की संख्या जो होती है 3 बिलियन होती है, 3 बिलियन होती है, अर्थात 3 अरब। 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में डीएनए की जो संख्या होती है वह 3 अरब होती है। जबकि बात करें कि हम एक गुणसूत्र में डीएनए की संख्या कितनी होती है, तो देखिए, एक गुणसूत्र में डीएनए की जो संख्या होती है वह 250 मिलियन, अर्थात एक क्रोमोसोम्स में डीएनए की जो संख्या होती है वह 250 मिलियन अर्थात 25 करोड़ होती है। जबकि क्रोमोसोम्स में आरएनए की संख्या जो होती है वह 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं।